अच्छा, जो ख़वातीन जो है ना अपने घर की कदर नहीं करती या फिर नाशुक्री होती हैं या फिर थोड़ी सी बात पे घबरा जाती हैं और घर छोड़ के दारुल अमान पहुँच जाती हैं ना, आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे आपको एक बहुत ही सच्ची अपनी ख़ानदानी कहानी सुनाऊंगी और आपको इतना मोटिवेट कर दूंगी कि आप लोग कभी अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो का उन्वान यही है कि जो दारुल अमान में लड़कियों के साथ क्या होता है। दारुल अमान के बारे में मैं आपको कुछ गाइड करूंगी, बताऊंगी, जो मेरे इल्म में आया, जो बिल्कुल मेरी आंखों देखी, मेरी अपनी ख़ानदान की सच्ची कहानी है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं सारी मेरी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और मेरे चैनल का मकसद, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कि अपनी नई आने वाली बच्चियाँ जो है, नई जनरेशन जो है, उनको गाइड करना है। क्योंकि आजकल नेट का दौर है, बच्चियाँ बहुत आज़ाद ख्याल हैं, बहुत मॉडर्न ख्याल हैं, इसलिए मेरे इल्म में जो बात भी आती है ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल ये जो है इस चीज़ से आगाह करूँ। वैसे तो आजकल न्यूज़ इतनी ज़्यादा चल रही होती हैं, सब कुछ बताया जा रहा होता है, लेकिन जो एक इंसान की असल कहानी होती है ना, जिस पे बीती होती है, उसके बारे में मैं बिल्कुल सच्ची आपके साथ शेयर करूँगी। और वो किस वजह से होती है, वो वजह भी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। मेरी वीडियो में ज़्यादातर कुकिंग ही होती है और बाकी की वीडियो जो है वो बाहर, छोटी सी मेरी बेटी है तो जो है ना मुख्तलिफ एंगल से ज़्यादा वीडियो शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो को अपनी को ना और ज़्यादा अच्छा बनाऊँ। अच्छा, यहाँ सुबह जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो ये हालत करती है मेरी छोटी गुड़िया नीचे से, भाई जितने बर्तन इसके हाथ में आते हैं ना, वो सारे निकाल के नीचे से फेंक देती है नीचे। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो साइड मैंने नीचे ऐसे ही खुली छोड़ी है, वहाँ पे भी ना कैबिनेट बनवा दूँ, दरवाजे वहाँ पे भी ये लकड़ी का काम करवा दूँ, क्योंकि इस मेरी जान ने तो सारे बर्तन निकाल के फेंक देती है, फिर सारे धोने पड़ते हैं। और अगर ना दिए जाएँ तो शोर मचाती है, रोती है, और मुझे ऊपर नाश्ता भी बनाना होता है और काम भी करने होते हैं, तो बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। अच्छा जी, चलें अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। और आज की जो सच्ची, बिल्कुल सच्ची कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उन बच्चियों के लिए जो घर में ना थोड़ी सी भी मसला होता है, शोहर ने लड़ाई कर ली या शोहर ने अगर डांट दिया या फिर सास से तंग आ जाती हैं, ससुराल वालों की जो उनको बज़ाहिर बहुत ज़्यादा जुल्म लग रहा होता है, और उस जुल्म से ना जान छुड़ाने के लिए वो मैके जाती हैं, तो मैके वाले उनको नहीं रखते और कहती हैं कि हम दारुल अमान चले जाएंगे। ज़्यादातर बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके मैके वाले होते ही नहीं हैं, और जो है ना शौहर की थोड़ी सी भी डांट टपट उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है, और ये सोचकर वो दारुल अमान जाने का सोच लेती हैं और दारुल अमान जाती हैं। और दारुल अमान में उनके साथ क्या होता है, ये बात जो है ना मैं आपके साथ अपनी एक सच्ची कहानी शेयर करूंगी। और दूसरा ये, इसमें एक वजह ये भी थी, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, जो हमारी कज़न है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। देखें, एक तो जिसकी बात मैं आपके साथ करने लगी हूँ, वो मेरे अब्बू की सगी भांजी है। और मेरे अब्बू की बहन जो है ना, वो जब इनके ये भांजी और एक इनका भांजा था, दोनों छोटे छोटे से रह गए थे और उनकी वालदा फौत हो गई थी। उनकी वालदा किस वजह से फौत हुई थी, उनका उस ज़माने में ना इतनी ज़्यादा डॉक्टरों के पास लोगों को नहीं लेके जाया जाता था, और उनको हमल हुआ था। उन्होंने खुद उसकी मिसकैरेज करने की कोशिश की थी देसी तरीक़ों से ना। तो बस कुछ होती हैं यहाँ अपनी हकीम जो होते हैं वो बाले जान, वैसे तो नहीं कहा जाता, इसीलिए कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि किसी के कहने पर अपना मिसकैरेज करने की कोशिश की, और उसमें वो जो है ना खुद ही फौत हो गई, और उनके ये 2 बच्चे छोटे छोटे से रह गए। और इन दोनों बच्चों को फिर उनके बाप ने ना ताया और ताई के हवाले कर दिया, और ताया ताई उनके साथ जाती भी करते थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बेटे को भी लोफर लिफंटर बोल बोल के उसको पढ़ाई में नालायक साबित कर दिया। उसकी कहानी मैं अलग से आपके साथ फिर अगली वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन ये जो बहन थी, छोटी थी ना, ये जैसे जवान होती गई, कम उम्री में इसकी भी शादी कर दी गई। जिससे इसकी शादी की गई, तो क्योंकि माँ ना होना तो बच्चियों का कोई इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, और लोग तरह तरह की धुतकार ताइयाँ, हर सारी ताइयाँ एक जैसी नहीं होती। ताई मतलब जो अपनी माँ की जो जेठानी होती है वो, तो उनका उनके साथ अच्छा रवैया था। उन्होंने जिसकी उसकी शादी की, वो मर्द भी कुछ अच्छा नहीं था, अच्छा इस तरह नहीं था, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी खुशशक्ल थी, खूबसूरत थी, और कहीं पे भी बाहर जाती थी ना तो इसको कहा जाता था कि ये गलत है, मतलब इसका किरदार गलत है। तो इसके हस्बैंड इस पर शक करते थे। हालांकि इसकी 2 बेटियां थी, एक बेटा था, वो खुद बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था जिसको इसका रिश्ता दिया गया। तो इनकी जो बाकी जो ये थी ना, ये काफ़ी खुशशक्ल थी। तो औरतों को बाहर काफ़ी सारे काम होते हैं, अक्सर मर्द जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शक्की था। ये किसी को घर नहीं आने देना, अगर ये कहीं बाहर बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाती थी तो उस पे भी इसके साथ लड़ाई झगड़ा करना कि क्यों तुम बच्चों को छोड़ने गई, और गई होगी तो रास्ते में फलां मर्द खड़ा था, उसने तुम्हें देखा या तुमने उसको देखा होगा, मतलब हर टाइम उसकी शामत आती रहती थी। घर में कोई मेहमान आ गया, अगर उसने उसको पानी पेश किया, उस पर भी उस पर शक किया जाता कि तुमने उसको पानी क्यों दिया,
तुम देने क्यों आई, या तुमने दिया तो उसने तुम्हारा देखा क्यों। मतलब एक साइको किस्म का उसका शौहर था ना। इसी चक्कर में वो बेचारी, क्योंकि पीछे से माँ बाप भी नहीं थे और ससुराल में जो है वो ताया ताई थे, उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ आना मत, तो वो वहीं पे गुजारा करती रही, बर्दाश्त करती थी। लेकिन अचानक एक दिन जो है ना उस पर उसके हस्बैंड ने ना अपने शक ही की वजह से उसको डिवोर्स दे दी, उसको तलाक दे दी। जैसे ही उसको तलाक दी, अब उसके पास बच्चे थे, वो बच्चों को साथ लेके जा नहीं सकती थी, तो वो वहाँ से निकली और निकलते उसके पास उसको और कुछ समझ नहीं आई ना, वो हमारी तरफ आई, मेरे अब्बू की तरफ, यानी कि मेरे अब्बू उसके मामू थे ना, तो इस तरफ भी वो नहीं आई, क्योंकि सब ने उसके माइंड में यही बिठाया हुआ था शुरू से कि तुम सारे ख़ानदान में गलत मशहूर हो, तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा, तुम्हारा किरदार गलत है। हालांकि वो बिल्कुल इतनी गलत नहीं थी। अच्छा, बस जब मुखालिफ हो ना, माएँ मर जाएं और पीछे से ताइयाँ मुखालिफ हों जायदाद के लिए, तो वो इसी तरह बच्चों को बदनाम करती हैं। तो इस तरह हुआ कि फिर वो लड़की थी उस टाइम, तो वहाँ पे वो दारुल अमान चली गई। दारुल अमान में गई हैं तो वहाँ पे वो तकरीबन 2 से ढाई महीने वो वहाँ पे रही है। 2 ढाई महीने के बाद जो है ना उसके ख़्याल आया कि मेरे अपने उससे मुलाकात करने के लिए उसका भाई गया। उसने अपने भाई का फ़ोन नंबर दारुल अमान में किसी को दिया कि मेरा भाई है, मेरी उससे बात करा दे। उसने अपने भाई से फ़ोन पे बात की तो उसके भाई को भी मुखालिफ किया गया उसके ख़िलाफ़ कि नहीं, ये गलत है, 2 नंबर है और इसका कैरेक्टर गलत है, तुम इससे कोई राब्ता नहीं करना। तो उसके भाई ने उसे फ़ोन पे कहा कि मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, जहाँ हो वहीं पे रहो, वहीं पे मरो। तो उसने अपने भाई से कहा कि मुझे सिर्फ़ इतना करो कि जो मेरे एकलौते मामू हैं, मेरी माँ के साथ जो पैदा हुआ था, जो मेरा मामू है, तो उसका मुझे फ़ोन नंबर दे दो, कहीं से भी लेके मुझे दे दो, मैं तुमसे फिर कभी राब्ता नहीं करूँगी। तो उसके भाई ने उसे फ़ोन नंबर दे दिया मेरे अब्बू का, और जब मेरे अब्बू को ने फ़ोन नंबर दिया गया, उसने वहाँ दारुल अमान में सबको बताया कि ये मेरे मामू हैं, आप इस नंबर पे कॉल करें। अगर मेरे मामू ने फ़ोन उठा लिया, उन्होंने मुझे कबूल कर लिया, तो आप लोग मुझे यहाँ से जाने देंगे। तो वहाँ पे एक मर्द कोई वहाँ पे शरीफ निकला, उसने कहा ठीक है, मैं जो है ना कर लेता हूँ। उन्होंने कॉल की, मेरे अब्बू ने कॉल उठाई, तो मेरे अब्बू ने कहा हाँ ये मेरी भांजी है। अब्बू ने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसे आपके पास लेके आएँ, तो आप इसे अपने पास रखेंगे। तो अब्बू ने कहा हाँ मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको रखूँगा, आप जो है मेरी भांजी मेरे हवाले कर दें। अब्बू ने घर में बात की तो मेरे अब्बू क्योंकि 5 वक्त के नमाज़ी भी हैं और खुदा तरस भी हैं, और उन्हें पता है कि मैं इकलौता हूँ और इतनी ज़्यादा बहनें और फिर साथ में भांजियाँ भी इतनी ज़्यादा हैं। तो मेरे अब्बू ने जब ये कहा तो वो इतनी खुश हुई। फिर वहाँ से उसे दारुल अमान से यहाँ पे ना लाया गया। 2 से 3 दिन के अंदर उसको यहाँ हमारे घर पहुँचाया गया। तो आगे से फिर मेरे अब्बू ने जो पेपर साइन करने थे वो किए और उसको अपने पास रख लिया। अच्छा, अपने पास रखा, फिर उसने हमें अपनी कहानी सुनाई। उसने हमें बताया कि मेरे साथ दारुल अमान में क्या हुआ। उसने बताया कि जब मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं ताया ताई के घर गई, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं कबूल करेंगे, निकलो यहाँ से, क्योंकि कहीं ये जायदाद ना मांग ले, हिस्सा ना मांग ले। उन्होंने उसे वहाँ से निकाल दिया। अब वो वहाँ से निकल के जब दारुल अमान पहुँची है तो कहती है कि चौकीदार से लेकर अंदर काम करने वाले मर्दों तक किसी ने मुझे नहीं छोड़ा ज़्यादती के लिए। हर मर्द ने मुझसे ज़्यादती की। मैंने जिससे कहा कि मुझे अपने ख़ानदान में राब्ता करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की कि तुम हमारे साथ ये रिलेशनशिप रखोगी, ऐसा करोगी तो हम तुम्हारी बात करवाएंगे, हम तुम्हारा घर में राब्ता करवाएंगे, हम तुम्हें यहाँ से निकलवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यहाँ से जो बच्चियाँ जाती हैं ना, उनकी दारुल अमान में बिल्कुल भी इज़्ज़त महफूज नहीं है। सारे दारुल अमान बुरे भी नहीं होते और सारे अच्छे भी नहीं होते। दारुल अमान के मालिकों को मैं बुरा नहीं कह रही कि मालिक ऐसे होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे वर्कर होते हैं ना, उसने हमारी कज़न ने हमें बताया कि वहाँ जो बाहर गेट कीपर जो था, वहाँ पे जो चौकीदार था, जब मैं उससे खाने के लिए मेरा दिल चाहता था कुछ खाने को, क्योंकि दारुल अमान में अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर खाना दिया जाए तो टाइम पे दिया जाता है, कोई वहाँ फ़ोन नहीं होता, कोई वहाँ टीवी नहीं होता, कोई वहाँ सहूलत नहीं होती, ठीक है। जो बच्चों के साथ जाती हैं वहाँ पे अच्छा खासा बंदा भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और ये चीज़ें वहाँ पे क्यों नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जाती ताकि बच्चियों को आगे से इबरत हो और वो अपना घर छोड़ के दारुल अमान में ना आए। क्योंकि अक्सर बच्चियों को यही होता है कि हम यहाँ से छोड़ेंगे, घर छोड़ के दारुल अमान जाएंगी तो शायद दारुल अमान हमारे लिए जन्नत है। तो बिल्कुल भी मेरी बच्चियों, दारुल अमान जन्नत नहीं है, दारुल अमान एक जहन्नुम है। वहाँ पे अगर आपका कोई नहीं भी है तब भी आप ना जाएं, क्योंकि अपने शौहर के साथ आप थोड़ी देर लड़ाई करेंगी, थोड़ी देर के लिए आपकी नाराज़गी होगी, लेकिन वहाँ आपकी इज़्ज़त तो महफूज होगी ना, आपकी इज़्ज़त पे दाग तो नहीं लगेगा। अब जब उसको किसी ने कबूल नहीं किया, उस लड़की उसको, मेरे अब्बू ने जब उन्हें अपने घर में रखा, फिर मेरे अब्बू ने मेरी उससे अपनी भांजी की एक और जगह रावलपिंडी में उसकी शादी कर दी। जहाँ उसकी शादी की गई वहाँ पे भी उसके शौहर को जब ये चीज़ पता चली कि ये दारुल अमान में रह के आई हुई है और इसके 3 बच्चे पहली शादी में से भी थी, उसने भी इसको 1 माह रखा और 1 माह के बाद उसको तलाक दे दी, डिवोर्स दे दिया। फिर वो वापस हमारे पास आई
اور یہاں پہ آ کے پھر میرے ابو کی جو ایک اور بہن ہے وہ انہیں اپنی خالہ جو تھی میری اس کزن کی نا، وہ انہیں اپنے گھر لے گئی. انہوں نے پھر اس کی وہاں گاؤں میں ایک جگہ شادی کی. اس مرد نے بھی یہی کیا اس کے ساتھ. یقین کریں اس لڑکی کی 4 شادی ہوئی، اور ابھی جس کے ساتھ اس کی چوتھی شادی ہوئی نا، جس کے ساتھ نے چوتھی شادی کی، وہ اس نے وہاں پہ کی جہاں اس کے بچے رہتے تھے. جس گاؤں سے وہ نکل کے آئی ہوئی تھی، اسی گاؤں کے اس نے ایک بزرگ مرد کے ساتھ اس نے وہاں پہ شادی کی، صرف یہ سوچ کے کہ میں اپنے بچوں سے جدا ہوں، میں اپنے بچوں کے سامنے رہوں گی. اب وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے، اپنے بچوں کے سامنے ہوتی ہے، کہتی ہے میں آتے جاتے اپنے بچوں کو دیکھ تو سکتی ہوں نا. اب اس کی ایک بیٹی اس کی فوت ہو گئی تھی، اور جب اس کی بیٹی فوت ہوئی تو وہ خود وہاں گئی بھی تھی اس کی لاش پہ، اور ان کے گھر میں گئی بھی تھی. اور تب اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے ساتھ جس نے جو کچھ کروایا ہے نا اس کی ہسبینڈ نے، تو وہ اسی جہان پہ دے گا. اور اس امید پہ وہ وہاں پہ اب رہ رہی ہے کہ میرے بچے کبھی نہ کبھی مجھے مل جائیں گے، کبھی نہ کبھی میرا جو یہ شوہر تھا پہلا، وہ فوت ہو جائے گا تو میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے ساتھ پھر سے رہوں گی. لیکن اس کی دوسری بیٹی کی بھی شادی کر دی گئی ہے، اور اب جو ہے نا وہ ایک بیٹا اس کا رہتا ہے، تو وہ اپنے اب بیٹے کی خاطر اس گاؤں میں رہ رہی ہے. اور یقین کریں اگر اس نے اب عمرہ بھی کر لیا ہے، جو اس کا یہ چوتھا شوہر تھا اس نے اس کو عمرہ بھی کروایا ہے، اور اس مرد کی بھی نا پہلی شادی میں سے جو بچے تھے اس کے بچوں کی بھی اس نے شادی کروا دی ہے. لیکن آپ لوگوں کو اتنی کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو زندگی اس طرح بھی کھیل کھیلتی ہے. ابھی اس نے بھی جلد بازی میں اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کی، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی. غصہ ظاہر ہے ایک طرف سے غلطی نہیں ہوتی. اگر اس نے شک کیا، اس نے اس کو ثابت کر کے دکھانا چاہیے تھا نا کہ میں غلط نہیں ہوں. اس کے کہنے پر باز آ جاتی، جب وہ روک رہا تھا اس کو جس چیزوں سے شک تھا یہ وہ کام نہ کرتی. لیکن یہ بھی جو ہے نا کرتی رہی، مطلب کہتی تھی کہ میں صاف ہوں، میں ٹھیک ہوں، اور میں یہی کام کروں گی، مطلب سب کے سامنے جاؤں گی. جب شوہر کو ایک چیز نہیں پسند، شک کرتا ہے، آپ وہ کام چھوڑتی جائیں، آپ اس کے سامنے ایسی حرکت ہی نہ کریں جس سے اس کا شک یقین میں بدلے. تو اس نے اسی طرح کے کام کرتی رہی ہے، اور اس کا اینڈ یہ ہے کہ اس نے ڈیورس دے دی. اور ڈیورس کے بعد پھر اس نے کتنا سفر کیا. اب آ کے وہ اپنے گاؤں میں تھوڑی سی پرسکون ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن اس کا بیٹا اس کو پسند نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے بیٹے کے خلاف اس کے بیٹے کو نا اس کے خلاف کر دیا گیا ہے. اس کے بیٹے کو اس کے باپ نے اتنا بھڑکایا ہوا ہے کہ تمہاری ماں غلط ہے، کریکٹر لیس ہے، ایسی ہے ویسی ہے. حالانکہ اب تو وہ بیچاری بزرگ بھی ہو چکی ہے. تو آپ لوگوں کو اتنی کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری بیٹیوں اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کرو. اگر گھر میں تھوڑی بہت شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے نا، تو اس کو آپس میں وہیں پہ سلجھاؤ. آگے کی زندگی، یہ جو دارالامان والی زندگی ہے نا، یہ ایک عذاب زندگی ہے. کبھی بھول کے بھی دارالامان میں مت جانا، کبھی غلطی سے بھی مت جانا. وہاں پہ جا کے بچیاں پھنس جاتی ہیں، نکل نہیں پاتی ہیں، اور نکلنے کے لیے جن لوگوں سے رابطہ کرتی ہیں وہ ان کا یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا استعمال کرواؤ تو تب ہم جو ہے نا تمہارے ہاتھ یہ آئیں گے، اور تب ہم تمہارے یہ کام. وہاں پہ ایک کال کرنے کے بدلے بھی آپ کو اپنا جسم دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اب وہ ہر ٹائم استغفار کرتی رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، عمرہ بھی کر چکی ہے. اللہ پاک نے اس کی گناہوں کی اسے بخشش دے دی کہ وہ اس نے عمرہ کر لیا، اور ابھی یہاں آتی رہتی ہے. اس کا ایک بھائی ابھی رہتا ہے، اس کے بھائی کی شادی نہیں ہوئی. اس کو اس کی یہی تایا تائی نے جو بدنام کیا، اس کے بعد وہ بیچارہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. تو اس کی کہانی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی.